सन 1947 जब ब्रिटिश अंपायर ने भारत को आजाद किया और दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता था और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोला जाता था। दोनों की ज्योग्राफी अलग थी, दोनों का भाषा अलग था, दोनों जगह के लोग इस्लाम को फॉलो करते थे, इसलिए वह देश बना। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बुरा भला कहते थे। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सभी वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं। जो रेवेन्यू प्राप्त होता था वो ईस्ट पाकिस्तान से प्राप्त होता था। 1947 से लेकर 1970 तक ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने 1970 के इलेक्शन में चुनाव को जीत गए। पाकिस्तान की आर्मी ने इस नतीजे को पलट दिया और रद्द कर तब शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম भड़काऊ भाषण के चलते पाकिस्तान आर्मी ने 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान पर जुर्म करना चालू कर दिया। पाकिस्तान ने इतना बड़ा जुर्म किया कि वहां के 30 लाख लोगों को मरवा दिया और 4 लाख महिलाओं के साथ रेप। पाकिस्तानी सेनाओं ने इतना जुर्म किया, अप्रैल आते आते 10 लाख लोगों ने भारत में आकर शरण ले लिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध करने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि 10 लाख लोगों को शरण देने से अच्छा है कि युद्ध कर ईस्ट पाकिस्तान में शांति लाई जाए। इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल मानेक शाह को आदेश दिया कि वह युद्ध की तैयारी कर। मानेक शाह ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने समय मांगा और कहा कि अप्रैल और मई के महीने में ईस्ट पाकिस्तान में बाढ़ की समस्या होती। नवंबर तक का समय में पाकिस्तानी सेना द्वारा इतना अत्याचार के बाद बंगाली नागरिकों ने एक सेना का गठन किया जिसे मुक्ति बाहिनी कहते हैं। अप्रैल से नवंबर के बीच भारतीय सेनाओं ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और इंदिरा गांधी ने विदेश का दौरा शुरू कर दिया। उन देशों को जाकर बताने लगा कि वहाँ क्या स्थिति है। इसी बीच अगस्त में रसिया से समझौता हुआ। भारतीय सेना पूरी तरह से नवंबर में तैयार हो गई थी। भारतीय सेना ने हमला करने की सोच ही रहा था कि अचानक 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अचानक श्रीनगर, पठानकोट, आगरा पर हमला कर दिया। इतना भयंकर हमला था कि भारत के एक भी सैनिक शहीद नहीं हुए और सभी सुरक्षित रहे। यह हमला कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। भारत जब हमला करेगा तो विश्व का दबाव भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि सबको अधिकार होता है कि अपने रक्षा स्वयं पर। यह पाकिस्तान हमला कर दिया। हमला की शुरुआत पाकिस्तान ने ही किया। वेस्ट पाकिस्तान तो डिफेंसिव था और ईस्ट पाकिस्तान को ऑफेंसिव था। पाकिस्तान को यह खबर मिली कि राजस्थान के लोंगेवाला में भारत को महज 120 सैनिक तैनात। 120 सैनिक का कमांड कर रहे हैं तो मेजर कुलदीप सिंह चंद। पाकिस्तान ने अपने 2000 प्लस सैनिकों के साथ और एक टैंक रेजिमेंट के साथ भारत के लोंगेवाला पर हमला करने के लिए चल दिया। कुलदीप सिंह चंद ने इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगा। उस समय हंटर विमानें थे जो रात में लड़ाई नहीं लड़ सकती। कुलदीप सिंह चंदपुरी के पास दो रास्ता था, या तो पीछे हट जाए या युद्ध करें। तभी भारत माता को अपने वीर पुत्र की जरूरत पड़ी है। भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटी। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी ने युद्ध करने का निर्णय लिया और उनके पास युद्ध करने के लिए 3 एंटी टैंक मिसाइल थी और जीप पर लगे 2 तोप थे। 2 सैनिक शहीद हुए और पूरी पाकिस्तान के फौज को रात भर उन्होंने रोक दिया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही इंडियन एयरफोर्स आई और ऐसी तबाही मचाई कि आप इस फिगर से देख समझिए। उसके बाद भारतीय सेना में खुशी का भर दौड़ उठा। आप देख सकते हैं
इस फोटो में भारतीय सेना ने टैंक के ऊपर फोटो खींच रहे हैं। आज भी पाकिस्तानी टैंक भारत के म्यूजियम में है। इस हार से पाकिस्तानी सेनाओं का मनोबल ही टूट गया। इसके बाद 5 तारीख को भारतीय इंडियन नेवी ने जाकर कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। कई दिनों तक आग लगा रहा। आप इस इमेज में देख सकते हैं पाकिस्तानी जहाजों का हाल। पाकिस्तान ने भारतीय सेना को तबाह करने के लिए भारत का सबसे बड़ा विमान आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए पीएनएस गाजी को भेजा। आईएनएस विक्रांत एक क्रूज जहाज है जिसके ऊपर से लड़ाकू विमानें उड़कर हमला कर सकती। पीएनएस गाजी एक पनडुब्बी थी जिसको कि भारत का केवल एक आईएनएस राजपूत ही मार सकता। आईएनएस राजपूत की तकनीकी खराबी के कारण वो विशाखापट्टनम में रिपेयर के लिए आया हुआ। भारतीय सेना परेशान होकर आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार द्वीप में छिपाकर और भारतीय सेना ने कहा कि पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम में बुलाते हैं। तो लोगों ने कहा विशाखापट्टनम में क्या वो आएगा। भारतीय सेना ने दिमाग लगाया और कहा जितने आईएनएस विक्रांत जितने भी सैनिक थे उन सबसे कहा कि आप फोन करिए और कहिए कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आ रही है। और विशाखापट्टनम में जितने भी मछुआरे थे सबको कहा गया कि आप तब छोड़कर हट जाइए, आईएनएस विक्रांत आ रही है। और बाजार में ऑर्डर दिया गया कि अंडा, ताजे फल और सब्जियां चाहिए 6 महीने के लिए चाहिए ताकि आईएनएस विक्रांत आ रहे। उस समय पाकिस्तान के जासूस जो भारत में थे उन्होंने खबर पाकिस्तान को पहुंचाया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहे। भारतीय सेना ने आईएनएस विक्रांत को पहले ही से अंडमान निकोबार द्वीप में छिपा दिया। पाकिस्तान को जैसे ही ये सूचना मिली पाकिस्तान सेना ने पीएनएस गाजी को आदेश दिया कि आप विशाखापट्टनम पे मिल जाए। जैसे ही विशाखापट्टनम पीएनएस गाजी आई आराम से शांति से बैठे इंतजार कर रही थी आईएनएस राजपूत। उन्होंने पीएनएस गाजी को पीएनएस गाजी के मारने के बाद पाकिस्तान की एक और उम्मीद पर पानी फिर गया और पाकिस्तान एक और भारतीय सेना ने अपनी सूझबूझ से आईएनएस विक्रांत को बचा लिया। आईएनएस विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की रास्ता ही बंद कर दिया। उस समय चटगांव बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह सैन्य बंदरगाह था, इसे तबाह कर दिया। मुक्ति वाहिनी थी पाकिस्तानी सेनाओं को चौराहों, सड़कों और गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका के पास फोन किया और कहा मदद करने के लिए। अमेरिका ने यूएन में प्रस्ताव ला दिया कि भारत पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है। उस समय रसिया ने वीटो कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को मदद करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा। इसके साथ ब्रिटेन ने ईगल बेड़ा को भेजा। 7वां बेड़ा वाकई आईएनएस विक्रांत से साइज में दोगुना था। वो भारत पर हमला करने के लिए चल दिया। तो भारत ने अगस्त में ही एक समझौता रसिया से किया था। रसिया ने बिना सोचे ही अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। अमेरिका और रसिया की सेना आमने सामने हो गई। इसके बाद अमेरिका ने पीछे हटा और पाकिस्तान का एक और उम्मीद छूट गया। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हार रहा था। उसके बाद युद्धमलजीत सिंह अरोड़ा ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप कराए। वो सैनिक भेष में पुतले थे और बीबीसी न्यूज ने फैला दिया कि भारत ने 5000 सैनिक को ड्रॉप किया है जो ईस्ट पाकिस्तान के गलियों में ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी आदमियों को मारेंगे। भारत का यह मनोवैज्ञानिक दबाव पाकिस्तान पर काम कर गया। इसके बाद एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला किया और उड़ा दिया। गवर्नर ने डर कर त्याग पत्र ही दे दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को संदेश भेजवा दिया कि आप सरेंडर करिए नहीं तो हमला और तेज कर देंगे। इसके बाद वो ऐतिहासिक पल डेट याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को शाम 7 बजे रेस कोर्स ग्राउंड ढाका में पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया, जो इतिहास के सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। सोचिए कि वो उस
उसी युद्ध में भारत के 120 जवान पीछे नहीं हटे और पाकिस्तान ने 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिए। वाहिनी खुशियों से झूम उठी और इस प्रकार एक नया देश का जन्म हुआ जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भाषण दिया कि ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश का। 1972 में भूटान ने बांग्लादेश को पहला देश का मान्यता दिया। इस युद्ध में भारतीय वीर जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि प्रत्येक भारतीय नागरिक जाने की भारतीय सेना की इतनी वीरता से लड़ी और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में कर दिए। और अच्छे लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट कर जरूर बताइए कि कैसा भारतीय सेना को वीरता कैसा लगा। धन्यवाद।